आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स 30 से 1 जून तक जो भी है उसको। तो पहला करंट अफेयर्स के ऊपर पढ़ते हैं। पहला करंट अफेयर्स आ रहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने क्या किया है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है वो जो है दिया गया है इंडियन आर्मी को। ठीक है, ये इंडियन आर्मी को दिया गया है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है इंडियन ऑयल ने ही पहली बार लॉन्च किया था। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया था 25 सितंबर 2023 को। तो ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है इंट्रोड्यूस करने वाली पहली कंपनी थी वो थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इन्होंने फ्यूचर में भी इंडियन आर्मी के साथ एक एमयू साइन किया है कि फ्यूचर में ये जो डिलीवर करेंगे हैवी ड्यूटी ई मोबिलिटी व्हीकल्स। हैवी ड्यूटी ई मोबिलिटी व्हीकल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ट्रक व्रक हो गए तो वो भी जो है इंडियन आर्मी से आपने ट्रक देखा होंगे ना, तो वो ट्रक भी जो है रन हो सके हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से। तो इसी के लिए ये इंडियन ऑयल ने ये भी एक एमयू साइन किया इंडियन आर्मी के साथ। और ये अब मैं थोड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में बताना चाहूँगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या करता है कि ये जो है रन करता है हाइड्रोजन के बेस पे, और इसमें ऐसे दो सिलेंडर्स लगे रहते हैं। इधर ये आपको ऊपर दिख रहा होगा ना ये पार्ट, तो इधर सिलेंडर लगे रहता है जिसके बेसिस पे ही हाइड्रोजन सिलेंडर लगे रहता है जिसकी बेसिस पे ये जो है बस जो है रन कर पाती है। तो ये इंट्रोड्यूस करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी, वो थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कंट्री से पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री आरबीआई के 3 मेजर इनिशिएटिव्स हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो भी आरबीआई के न्यूज होते हैं। तो पहला जो न्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है प्रावान पोर्टल। प्रावान पोर्टल क्या होने वाला है, इसका पहले फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। प्रावान पोर्टल का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। तो ये प्रावान पोर्टल करेगा क्या, ये करेगा अलाउ करेगा इंडिविजुअल और एंटिटीज को कि वो अप्लाई कर सके रेगुलेटरी अप्रूवल और लाइसेंस। अगर किसी भी एंटिटी को एनबीएफसी बनना है, ठीक है, या तो किसी भी इंडिविजुअल को लाइसेंस चाहिए किसी चीज़ के लिए आरबीआई से, तो वो जो है सीधे प्रावान पोर्टल में जा सकता है और वो आरबीआई से वो लाइसेंस ले सकता है। तो इसी के लिए ये आरबीआई ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट जो आरबीआई का इनिशिएटिव है, मेजर इनिशिएटिव है, वो है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन। अगर किसी बंदे को भी रिटेल डायरेक्ट के बारे में पता होगा, आरबीआई का जो रिटेल डायरेक्ट है इसके बारे में पता होगा, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन आराम से समझ सकते हो कि आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट में क्या कहा गया था। इसमें कहा गया था कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर है वो बाय और सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ये जो है पिछले साल कहा गया था। अब ये बाय और सेल कर सकते हैं। अभी रिटेल इन्वेस्टर पहले तो हम ही समझ लेते हैं रिटेल इन्वेस्टर का कौन होता है। रिटेल इन्वेस्टर जैसे कि आप हो गए, जैसे कि मैं हो गया, या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, उनको बोला जाता है रिटेल इन्वेस्टर। और ये जो है बाय और सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ऐसा कुछ आरबीआई रिटेल डायरेक्ट के अंतर्गत कहा गया था, ये पिछले साल कहा गया था। तो इसी चीज़ को मुमकिन करने के लिए कि जो नॉर्मल पर्सन है ये भी बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, वो अपने डायरेक्ट स्मार्टफोन से ऐसा कुछ निकालने के लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है आरबीआई ने। तो इसके अंतर्गत ये बोला गया था कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको बताना चाहूँगा कि पहले ऐसा नहीं था कि हम जो है बाय कर सकते गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो बड़ी बड़ी एंटिटीज है वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर सकती, कॉर्पोरेट जो है वही बाय कर सकते हैं। अब जो है इंडिविजुअल्स को भी अलाउ कर दिया है। और इसी के साथ अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी पड़ती थी तो आपको बैंक जाकर खरीदना पड़ता था, तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा, आप स्मार्टफोन के थ्रू भी खरीद सकते हैं। ऐसा कुछ आरबीआई ने निकाल दिया है। नेक्स्ट जो है मेजर इनिशिएटिव देखते हैं क्या है। ये तीसरी और आखिरी मेजर इनिशिएटिव है, ये है फिनटेक रेगुलेटरी। फिनटेक रेगुलेटरी जो है ये जो है क्या करेगी, ये प्रोवाइड करेगी कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ऑन फिनटेक फर्म। जो फिनटेक फर्म्स का जो कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है वो उसको देने का काम करेगी। ये जो देगी डेटा ये दी जाएगी रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड जो भी फर्म्स है उनको। ठीक है, रेगुलेटेड फर्म्स कौन से, जैसे कि एनबीएफसी हो गया या कोई बैंक हो गया आरबीआई की तरफ से, तो वो हो गया रेगुलेटरीज। और अनरेगुलेटरीज जैसे कि अनरेगुलेटेड कोई बैंक होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे सारे बैंक ही आरबीआई से रेगुलेटेड है, कुछ बैंक ऐसे भी जो आरबीआई से रेगुलेट नहीं होते, या कोई दूसरे फर्म्स हो गए, तो उनको जो फिनटेक डेटा मिलेगा कौन से प्लेटफॉर्म में जाके, वो फिनटेक रेगुलेटरी पे जाके ये जो है फिनटेक का डेटा मिल सकता है, जो कि आरबीआई पब्लिकली तो नहीं, मतलब जो भी रेगुलेटरी या जो अनरेगुलेटेड फर्म्स है उनको जो देने का काम करेगा। इसके बाद करंट अफेयर्स में बढ़ता है कि आरबीआई ने इम्पोज किया मॉनेटरी पेनल्टी कौन से 2 बैंक के ऊपर, एक है आईसीआईसीआई बैंक, एक है येस बैंक। मैं कभी भी आपको बोलूँगा कि कभी भी आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ो मत, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आप इसको सीधे स्किप कर सकते हो। लेकिन मेरा एक वर्ड याद रखना, लेकिन जब भी कभी कोई बड़े बैंक के ऊपर लगा हो तो आपको मॉनेटरी पेनल्टी पढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए इसकी अमाउंट भी पढ़ने की जरूरत है। तो इसलिए मैंने इधर आपको पीपीटी में ये ऐड करके रखा हुआ है। तो पहला जो मॉनेटरी पेनल्टी लगाया गया वो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर लगाया गया। तो ये आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर जो मॉनेटरी पॉलिसी लगाई गई वो 1 करोड़ रुपये का लगाया गया है। 1 करोड़ का लगाया गया। और ये लगाया गया कि आरबीआई ने जो टर्म लोन है उसके कुछ रूल्स जो है नहीं माने। जो टर्म लोन जो सैंक्शन करना चाहिए जिस तरह, उस तरह से इन्होंने नहीं सैंक्शन किया, और इनकी वजह से ये लगाया गया। और ये लगाया गया है अंडर नॉन कंपाइलेशन ऑफ लोन्स एंड एडवांटेज के अंदर लगाया गया है। इसके बाद जो लगाया गया येस बैंक के ऊपर, हम वो देखते हैं। येस बैंक के ऊपर जो मॉनेटरी पेनल्टी लगाया गया है वो लगाया गया 91 लाख का। और ये जो लगाया गया है कि येस बैंक ने फॉलो नहीं किया जो आरबीआई के रूल्स है, और इन्होंने वायलेट किया मल्टीपल वॉलेशन ऑफ बैंकिंग के जो भी नॉर्म्स है उसको।
हमें मल्टीपल वॉल्यूशन की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, क्योंकि आप पढ़ भी नहीं पाओगे और कुछ फायदा भी नहीं होगा एग्जाम के लिए, तो हम मैंने इधर ऐड भी नहीं किया है। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मल्टीपल वॉल्यूशन के लिए लगाया है यस बैंक के, और जो ICICI बैंक को लगाएगी इन्होंने टर्म लोन सैंक्शन जो करना चाहिए जिस तरह से, उस तरह नहीं किया इन्होंने, RBI के रूल्स और रेगुलेशन के बाहर की, जिसकी वजह से ICICI बैंक को भी ये मॉनिटरी पेनल्टी लगाई गई है। नेक्स्ट कैंडिडेट से पढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट से आ रहा है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज की तरफ से। ये जो है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, ये जो है लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो आपको ये जो मिनिस्ट्री है ना, आपको ये भी याद रखना है। तो ये क्या करेगी, ये करेगी कि सिंप्लीफाई करेगी प्रोसेस ऑफ फिलिंग द हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम। जो भी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम है उसको प्रोसेस को सिंपल करने का काम करेगी। जैसे कि आपको पता होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर कोई बंदा ले भी लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसका क्लेम जो है हो नहीं पाता, या इवन उसको क्लेम करने के लिए पेपर में फिल करना पड़ता है। तो इसी को डिजिटलाइज करने के लिए और उसका प्रोसेस जो है सिंप्लीफाई हो पाए, उसी के लिए ये जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज है, इसको डेवलप किया गया है बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। और ये जो है ये एज अ पार्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ये बोला गया था कि जितने भी मेडिकल के हेल्थ, जितने भी हेल्थ सर्विस है उसको जो है डिजिटली लाने की कोशिश की जाएगी। अंतर्गत ये बोला गया था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म दिखता है कैसा। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये एक वेबसाइट है, ये ऐसा कुछ दिखता है ये वेबसाइट, ठीक है। इसमें ये बोला गया कि ये एक तरह का सिंगल विंडो होगा जिसमें डिफरेंट जो इंश्योरेंस कंपनी है ये पार्टनर करेगी, इवन हॉस्पिटल पार्टनर करेगा, और जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है ये भी पार्टनर करेंगे। अब इसमें इंश्योरेंस की बात चल रही है तो इसमें इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पार्ट आएगा, क्योंकि यही जो है ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यही है जो कि पूरा का पूरा जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये तो पिक्चर में आनी थी, तो इन्होंने पिक्चर में आके एडवाइस किया जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको कि ये जो है इंटीग्रेट करे नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज के साथ, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी इंश्योरर है जैसे कि LIC हो गया, GIC हो गया जनरल लाइफ इंश्योरेंस, या टाटा का लाइफ इंश्योरेंस हो गया, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, वो सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, IRDAI करता है। और इन्होंने एडवाइस किया कि इनको NHCX प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, जिसकी वजह से जो भी हम अगर नॉर्मल पर्सन जो है हेल्थ इंश्योरेंस फिल करता है तो उसको जो है वो फैसिलिटी फास्ट और सिंपलेस्ट वे पे मिल पाए, ठीक है। नेक्स्ट कैंडिडेट से पढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट आ रहे हैं 77th, ये याद रखना 77th एडिशन था इस बार कैनवस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का, ठीक है, 77 था। और ये अवार्ड का सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड है वो आपको याद रखना है, इसको बोला जाता है प्लमे डोर, जिसको हाईएस्ट हॉनर ऑफ कैनस फिल्म फेस्टिवल का कहा जाता है। और ये अवार्ड दिया गया है अमेरिकन फिल्म ड्रामा फिल्म को, और ये थोड़ा पीछे आ गया, वापस आगे चलते हैं। तो ये अमेरिकन ड्रामा फिल्म का नाम क्या है, इनका नाम है अनोड़ा को ये अवार्ड दिया गया है। और इसको जो डायरेक्ट किया गया था वो सीन बेकर जी के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा जो सेकंड वाला है, क्योंकि ये जो है ग्रैंड पिक जो है सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है इस फेस्टिवल का। और ये जो मूवी को दिया गया है वो है ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट ये जो है डायरेक्ट किया है हमारे इंडिया के फिल्म मेकर जिनका नाम है पायल कपाड़िया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया के फिल्म मेकर है। इसके साथ ये पायल कपाड़िया जी जो है पहले इंडियन बनते हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, तो इसलिए भी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके साथ ही आपको एक और चीज़ याद रखना है कि पायल कपाड़िया की मूवी है जो कि है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये मूवी है जो कि नॉमिनेट हुई थी पलम्मी डोर के लिए। इससे पहले 1994 में जो है सराहन इनको नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद ये जो है सेकंड मूवी बन पाई है जो कि नॉमिनेट की गई है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी में बढ़ता है। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी क्या है हमारा, नेक्स्ट कंट्रोवर्सी आ रहा है DD किशन की तरफ से। आपने दूरदर्शन के बारे में सुना होगा, दूरदर्शन टीवी, तो ऐसे ही किसान के लिए एक टीवी बनाई गई थी। ये जो है पहली टीवी थी और ये ओनली इंडिया की टीवी है जो कि गवर्नमेंट जो है पब्लिश करती है, ठीक है। तो ये जो है डेडिकेट टू फार्मर है और इसमें जो है 2 AI जो है लॉन्च किए गए हैं, AI एंकर। वो 2 आपको याद रखना है, वो है एक AI कृषि और एक का नाम है AI भूमि। और ये जो है ये जो AI बॉट्स हैं या AI जो एंकर्स हैं ये जो है टोटल 50 डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर सकते हैं और वो प्रोवाइड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर के बारे में जो एग्रीकल्चर रिसर्च है या एग्रीकल्चर में कैसे हमें ग्रो करना चाहिए उसके बारे में बताने के लिए ये जो 2 AI बॉट जो है लॉन्च किया है DD किसान ने, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर से बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आ रहा है 17 IPL। इस बार IPL कौन सा था, इस बार
अरे यार बहुत लोगों को ये न्यूज़ तो पता होगा, लेकिन तब भी कोई ना किसी ने नहीं पढ़ा हो तो उसके लिए ये न्यूज़ है, और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन भी मैंने ऐड किया हुआ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 17 IPL 2024, इसमें विनर कौन है इस बार? KKR है, और इन्होंने जो हराया था वो सनराइजर हैदराबाद को हराया था। KKR का कैप्टन कौन थे इस बार? इस बार कैप्टन थे सुरेश अय्यर जी, इन्होंने जो है KKR को जिताया है। और कौन सा सीजन जीता है? 17 सीजन जीता है। इसी के साथ KKR का ये थर्ड टाइटल था IPL का, और जो 2 टाइटल थे इसके पहले वो गौतम गंभीर जी ने जिताया था। इसके साथ आपको याद रखना है कि इस बार टाइटल स्पॉन्सर कौन था IPL का? तो IPL का जो टाइटल स्पॉन्सर था वो टाटा था, टाटा ग्रुप था। और IPL का जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट पार्टनर था वो था हमारे जियो सिनेमा। आपने जियो सिनेमा में मोस्टली जो आप देखते होंगे IPL वो आपने जियो सिनेमा में देखा होगा। तो ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट पार्टनर कौन था? जियो सिनेमा था। और एसोसिएट पार्टनर कौन था? एसोसिएट पार्टनर था माई 11 सर्कल, एंजल वन और रुपे। ये जो है इनकी जो है एसोसिएट पार्टनर थे, जिसके से आपको मोस्टली जो एड्स जो IPL में दिख रहे होंगे ये 4 के ही दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है IPL का जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाई चांस पूछ लिया तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि ऑरेंज कैप किसको मिला था इस बार? विराट कोहली को मिला था, जो कि RCB से बिलोंग करते हैं, RCB से खेलते हैं। उसके बाद पर्पल कैप को किसको मिला था? हर्षल पटेल को मिला था, जो कि पंजाब किंग्स पंजाब के थे, और इन्होंने टोटल 24 विकेट्स लिए थे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन थे? KKR के सुनील नारायण जी थे, ठीक है। इतना काफ़ी है करंट अफेयर्स पढ़ना। नेक्स्ट करंट अफेयर्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दीपा कर्माकर कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, और ये फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे? एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 का। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हो रहा था? ये उर्गिस्तान में हो रहा था। ये आप देख सकते हो दीपा जी का फोटो, और ये आपको और भी फोटोज ये और भी दिखेंगे गोल्ड जीतते हुए, क्योंकि अभी ओलंपिक्स भी आने वाला है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये और भी आपको दिखेंगे, ठीक है, फोटोज में। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, और ये पहली वुमेन बनी है जिन्होंने जिम्नास्टिक जीता है, ठीक है। इंडिया के पहली वुमेन बनी है जिन्होंने जिम्नास्टिक में गोल्ड लाया है। और एक कौन से इवेंट में लाया है? एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 का। और ये चैंपियनशिप कहाँ भी हुई थी? उर्गिस्तान में हुई थी, ठीक है। अब चलते हैं एक पहला 10 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश से बनाया गया, और ये बनाया है घेल ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ये जो है प्लांट बनाया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश से बनाया है, और ये बनाया गया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को देख। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सेबी ने मैंडेट कर दिया जो भी सोशल एंटरप्राइज है उनको एक रिपोर्ट बनाने के लिए। वो कौन सा रिपोर्ट है? जो भी सोशल एंटरप्राइज है जो कि रजिस्टर्ड है और जो राइज करते हैं फंड थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंज, उनको बोला है कि उनको एनुअल रिपोर्ट देना अनिवार्य है, एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट देना अनिवार्य है फॉर फिजिकल ईयर 2023-24। और ये देने के लिए बोला गया है बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 2024 तक इनको जो है ये रिपोर्ट देने के लिए बोला है सेबी ने। और इन्होंने बोला है कि इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा ये रिपोर्ट विद इन 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये इतना काफ़ी है न्यूज़, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेबी ने 2023 में सितंबर के 2023 में बोला था कि जो भी सोशल एंटरप्राइज है जो कि राइज करते हैं फंड थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंज से, कि उनको जो है एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा विद इन 19 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पर अब इसको डेट को बढ़ा के अक्टूबर 2024 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोवर्स बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्रोवर्स आ रहा है कि इंडियन ओरिजिन अनीश कपूर, इन्होंने 6 हुडूर इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में टॉप मारा, ठीक है। और इनको जो है ये 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए मिला है। ये ब्रिटिश इंडियन ओरिजिन है, आपको याद रखना है ये इंडिया से बिलोंग करते हैं लेकिन ये ब्रिटिश में रहते हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है ब्रिटिश इंडियन ओरिजिन। और इन्होंने टॉप मारा है इस लिस्ट को। इसके साथ आपको 5 नाम और मिलेंगे, ठीक है। आपको वो 5 नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने इसलिए इधर ऐड नहीं किए हैं क्योंकि एग्जाम में पूछने उससे रिलेवेंस कम है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडिडेट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट आ रहा है आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 2024 का। मैंने ऑलरेडी स्टेज 1 करा दिया है अप्रैल के महीने में, और मैं आपको ये अप्रैल के महीने में ही अप्रैल में गलती बोल दिया, ये हमने ऑलरेडी कवर किया है मई के महीने में, ठीक है। और ये जो है स्टेज 2 आया है, तो ये स्टेज 2 जो है वो भी हम पढ़ेंगे स्टेज 1 के साथ। आपको स्टेज 1 के साथ स्टेज 2 भी दे दूंगा जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो। तो हम इधर के पढ़ते हैं कि स्टेज 2 में जो इंडियन वुमेन कंपाउंड टीम है उन्होंने जो है गोल्ड जीता है। इसमें वुमेन कौन कौन इंक्लूड है आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। और ये गोल्ड मेडल कहाँ पे जीता है? ये तुर्किश को डिफीट करके ये जो है गोल्ड मेडल जीता गया है। और इंडिया ने इसमें 2 मेडल जीता था, एक गोल्ड था
एक सिल्वर था। आपको सिल्वर में ध्यान नहीं देना, आपको गोल्ड में ध्यान देना है। और ये जो है ये इवेंट कहाँ पे हुआ था, ये साउथ कोरिया में हुआ था। आपको इसमें भी थोड़ा ध्यान देना कि स्टेज 2 जो है साउथ कोरिया में हुआ था। मैं इसके बाद आपको पूछता हूँ कि स्टेज 3 और फाइनल कहाँ पे होने वाला है, जो कि अक्टूबर के महीने में होने वाला है। अब बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अगर आप अगर सीरियस हो एग्जाम के लिए तो आप ये चीज़ जो है रिसर्च करके बताना। मैं ऑलरेडी ये मैं अब मेरे मंथली पीडीएफ्स में और इवन मैं ये मे वाले जो वीकली पीडीएफ्स है मैंने वहाँ पे भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंटेंट से पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंटेंट आ रहा है हमारा, ये ज़्यादा जो है ये एमयूज़ है। इसमें है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज के अंतर्गत। इन्होंने साइन किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और ये क्या करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे। कहाँ, इंडिया में और इवन ग्लोबली और इंडिया में दोनों जगह पे स्किल डेवलपमेंट का काम करने वाली दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर करने वाली है, वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मिलके। तो ये जो किया जाएगा वो किया जाएगा स्किल इंडिया डिजिटल हब के अंतर्गत, ठीक है। स्किल इंडिया डिजिटल हब के अंतर्गत क्या क्या कहा गया है वो थोड़ा देख लेते हैं तो आपको और समझ आएगा। स्किल इंडिया डिजिटल हब के अंतर्गत ये कहा गया कि इधर जो है वेरियस टाइप के कोर्स मिलते हैं, आप वो कोर्स को पढ़ो, ठीक है। डेफिनेटली यार ये इतना हेल्प नहीं कर रहा जॉब क्रिएशन के लिए, पर ठीक है, गवर्नमेंट ने ये ऐसा कुछ लॉन्च किया हुआ है स्किल इंडिया डिजिटल हब, जिसमें कोर्स मिलते हैं। कोर्स के बाद कुछ जॉब गारंटी होती है, फिर कुछ असिस्टमेंट होती है, और उसके बाद कुछ जॉब अप्रेंटिस मिलती है, इंटर्नशिप मिलता है। इधर ही सब कुछ मिल पाता है, ठीक है। इसमें ऐसे कि लिखा हुआ है कि कोर्स एक्सचेंज, जॉब एक्सचेंज, इवन स्किल सेंटर्स कुछ गवर्नमेंट ने बना के रखा हुआ है। तो ये सब जो है एक ही जगह पर मिलता है, वो है स्किल इंडिया डिजिटल हब के अंतर्गत। यह सब कुछ आपको एक जगह मिल जाता है। तो इसी को स्किल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इंडिया में और स्किलफुल हो पाए लोग, इसके लिए जो है ये दोनों पार्टनरशिप किए थे। तो नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री से आ रहा है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, जो कि एक तरह का एनबीएफसी है। इन्होंने पार्टनर किया है इंडस बैंक के साथ, और ये एक तरह का रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आप यहाँ से देख सकते हो इलाइट रुपे क्रेडिट कार्ड जो है ये लॉन्च किया है पूनावाला फिनकॉर्प इंडस बैंक ने। तो नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। इसके साथ ही ये एमयूज है। एमयूज में डिटेल में ज़्यादा जरूरत नहीं, ज़्यादा पढ़ के कुछ फायदा होता नहीं है, तो हम इधर डिटेल में जाएंगे भी नहीं। तो नेक्स्ट कंट्री से आ रहा है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने एक ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट किया हुआ है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट किया है किसके साथ, ब्राक के साथ, भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर के साथ, जिन्होंने कहा गया है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर कहा गया है कि ये दोनों जो है वो डेवलप करेंगे 50 किलोवाट का एल्कलाइन इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हाइड्रोजन बस कितना हेल्पफुल है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल कितना हेल्पफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, कितना हम CO2 रोक सकते हैं उससे। तो उसी चीज़ को और बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो है हाइड्रोजन प्रोडक्शन बनाया है, जिसकी वजह से जो हमारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन है ना, उसको बढ़ावा मिल सके। इनडायरेक्टली सब कुछ नेशनल हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देने के लिए ही किया जा रहा है। तो इसमें ये क्या कहा जा रहा है कि 50 जो है किलोवाट का एल्कलाइन इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं ये दोनों मिलके, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री में एक एमयूजी है, जिसमें TCS जो है वो पार्टनर कर रहे हैं IIT मुंबई के साथ। IIT मुंबई के साथ पार्टनर क्या करने वाले हैं, इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाने का काम करेंगे। और ये क्या करेगा, ये एक तरह का एडवांसिंग सेंसिंग टूल है, जो कि एनहेंस करेगा सेमीकंडक्टर को, कि वो एग्जामिन कर पाए कि सेमीकंडक्टर कितना अच्छा है, और रिड्यूस कर पाए जो भी सेमीकंडक्टर्स में फेलियर्स होते हैं उनको। मैं थोड़ा उसको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा इसको बता देता हूँ तो आपको अच्छे समझ आएगा। देखिए, जैसे कि सेमीकंडक्टर बन गया, ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है ना। उसके बाद इधर एक सर्कल होता है जहाँ पे चिप होता है, उसके ऊपर आपको ऐसा कोई डॉट 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 दिखता होगा ना। मैं इमेज डाल देता, लेकिन अभी बस इमेज नहीं है, तो ये डॉट 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 दिखता है, ठीक है। तो इसी तो डॉट 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 आपने देखा होगा माइक्रोचिप में। तो इसको जो है चेक करने का काम जो है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर करेगी, और ये चेक करेगी कि ये जो है चिप अच्छा है कि नहीं, ये जो है ज़्यादा लंबे समय तक चल पाएगा कि नहीं, इसकी एफिशिएंसी देखेगी। और अगर कुछ चिप खराब हुआ तो वो चिप को निकालेगी बाहर और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेगी, वो एनर्जी एफिशिएंसी बन पाए। तो ये सब चीज़ करने के लिए ये जो है दो ऑर्गेनाइजेशन जो है साइन कर रही है MU। इसके साथ ही ये जो है इसको लॉन्च किया गया है, जैसे कि वो हाइड्रोजन किस लिए लॉन्च किया गया था, वो लॉन्च किया गया था नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत, और वैसे ही कुछ ये जो है लॉन्च किया गया है नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत क्या कहा गया है कि ये एक तरह का इनिशिएटिव है जो कि इंडिया को लीडर बनाएगा इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल क्वांटम टेक्नोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी में बढ़ते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने पार्टनर किया नॉर्वे बेस्ड नील हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस AS के साथ, जिसमें इन्होंने भी बोला है कि ग्रीन हाइड्रोजन को भी बढ़ावा देंगे। जैसे कि उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने की बात बोली थी, तो ये भी जो है ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देंगे। और जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, ये जो है वो है मतलब डेवलप करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, और ये भी जो है इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प लेंगे। ये सब कोई इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब चलते कुछ
वन लाइनर और ये अपॉइंटमेंट्स है, ठीक है, ये सेक्रेटरी के सारे अपॉइंटमेंट्स हैं। और ये अपॉइंटमेंट्स किसने दिए हैं, ये दिए हैं ACC, मतलब कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने ये जो है ये सेक्रेटरी के कुछ अपॉइंटमेंट्स दिए हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वो मिलेगा आपको सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा लोकपाल ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी। और बाकी आप सेक्रेटरी यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, सारे के सारे सेक्रेटरी मैंने यहाँ पे लिख दिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोकपाल ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटरी है ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ चार जो ये नाम है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, थोड़ा इसको ध्यान दे दो, पॉज करके पढ़ लो। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट चलते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आ रहा है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। इसके लिए डायरेक्टर जनरल बनाया गया है 5 साल के लिए। और ये किसको बनाया गया आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये जो है चेयरपर्सन बनाए गए, कौन है ये, जेठाभाई, जेठालाल नहीं, जेठाभाई जो है बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और ये जो है इनको एज अ चेयरपर्सन बनाएंगे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के। और ये जो है रिप्लेस करेंगे अभी ब्रिजेंद्र सिंह को, ये रिप्लेस करेंगे जो कि 2007 से एज ए चेयरपर्सन थे। वो देख सकते हो बहुत लंबा इनके पास चेयरपर्सन की सीट थी, तो 2007 से, और अब जाके ये रिप्लेस होने वाले हैं। तो ये जो था हमारा अपॉइंटमेंट। अब चलते हैं कुछ जो स्टॉक या तो एक्विजिशन के बारे में बात करते हैं, या तो कोई जो स्टॉक सेल करता है वो एक्विजिशन के अंदर का जाता है, तो ये एक्विजिशन के अंदर का तो ये न्यूज़ है। तो इसमें ये कहा गया कि डिज्नी ने सेल किया है 30% स्टैक टाटा प्ले का। अगर टाटा प्ले का स्टैक जो है डिज्नी ने खरीद के रखा था, तो ये टाटा प्ले का जो स्टैक था वो 30% जो है सेल कर दिया। और सेल किसको किया, ये सेल किया गया है टाटा प्ले लिमिटेड, टाटा ग्रुप को, ठीक है, टाटा प्ले लिमिटेड जो है इसको सेल किया टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप से पहले खरीदा था और ये टाटा ग्रुप भी वापस सेल कर दिया 30%। और ये जो 30% सेल किया गया है इसकी वैल्यू बताई जाएगी वो है 1 बिलियन USD। और ये जो किया जा रहा है कि जिसकी वजह से जो टाटा प्ले है इनको जो फुल कंट्रोल मिल पाए टाटा ये जो किया जा रहा है टाटा ग्रुप के लिए, कि टाटा ग्रुप को जो है फुल कंट्रोल मिल पाए टाटा प्ले का। और ये जो फुल कंट्रोल मिल गया है आफ्टर बाइंग दिस 30% का स्टेक फ्रॉम डिज्नी, ठीक है। नेक्स्ट कैंटोस में बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंटोस सब सारे के सारे वन लाइनर्स है, जिसमें बोला जा रहा है कि DRDO की जो चेयरपर्सन है, आपको ये नाम याद रखना है, समीर V कमार। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इनको जो है 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया और ये जो है अब सर्व करेंगे एज ए DRDO चेयरपर्सन 31 मई 2025 तक। ये आपको डेट भी याद रखना है, 31 मई 2025 तक ये सर्व करेंगे। इसके बाद चलते हैं कि गवर्नमेंट ने, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने 1 बिलियन जो है क्या दिया है, एक रिलीफ एड दिया है किसको, घाना को, न्यू घाना को 1 मिलियन का जो है रिलीफ एड दिया है, क्योंकि अभी रिसेंटली घाना में एक लैंड हिट किया था, ठीक है, एक लैंड स्लाइड जो है हुआ था, जिसकी वजह से ये जो है रिलीफ दिया जा रहा है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स, एक स्पोर्ट्स की तरफ से आ रहा है, जो कि है F1 रेसिंग में एक फरारी चलाते हैं, आप इनका नाम देख सकते हो। इनको जो है इन्होंने जीता है मोनाको F1 GP 2024 का, ठीक है। तो ये था हमारा डेली करंट अफेयर्स का न्यूज़। और मैं मानता हूँ कि थोड़ा मैं लेट हो गया अपलोड करने में, पर कोई बात नहीं, आप इससे देख सकते हो मैंने ट्राई किया शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में आपको जितना दे पाऊँ और कंटेंट उतना अच्छा बना पाऊँ, उतना अच्छा मैंने बनाया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब टू मेरे चैनल। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मेरा ज्वाइन करना और आपको इसका PDF चाहिए वीकली, मंथली या डेली, और तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो वीकली और मंथली मिलता है और टेबलर फॉर्म में मिलता है, जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो, तो आप वो PDF से आराम से मंथली भी कवर कर सकते हो और वीकली भी कवर कर सकते हो, ठीक है। सो अभी के लिए हम इतना रखते हैं, और अगर आपको कोई वीडियो देखना है तो इस वीडियो में क्लिक कर सकते हो, और अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर